बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे के लर्निंग में खुशामदीद। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, बराए करम इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज जो हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उसमें हम कवर करेंगे MCQs, और ये MCQs हैं वायरस के बारे में या एसेलुलर लाइफ के बारे में हैं। सो चलते हैं अपने MCQs की तरफ। टॉपिक हमारे पास है एसेलुलर लाइफ वायरोसिस, ग्रुप 1 है और इसमें हम कोशिश करेंगे 32 MCQs को जो है कवर कर लें। सो MCQs नंबर 1 है, हु इज़ क्रेडिटेड विद द डिस्कवरी ऑफ द फर्स्ट वायरस। सो किसने सबसे पहले जो है वायरस डिस्कवर किया था? नंबर 1 लुईस पास्चर, रॉबर्ट कोच, डिमिट्री आइवानोस्की, एडवर्ड जेनर। सो ये जो है ये इनकरेक्ट ऑप्शन है डिमिट्री आइवानोस्की करेक्ट ऑप्शन है। ये हमें याद रखना है। सबसे पहले आइवानोस्की एक रशियन बायोलॉजिस्ट थे। 1892 में वो टोबैको यानी जो तंबाकू का पौधा है उसको एक डिजीज़ जो है हुआ था और डिजीज़ को वो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे कि ये कौन सी डिजीज़ है। सो वहाँ पर उनको पता चला कि जब हम इन टोबैको प्लांट से जो कि इन्फेक्टेड है किसी एजेंट की वजह से, अगर हम उनसे कोई जूस निकालें या एक्सट्रैक्ट निकालें और फिर उनको पास करें फिल्टर से, और उन फिल्टर से जिसमें से बैक्टीरिया पास नहीं होते, लेकिन उन्होंने देखा कि कुछ एजेंट्स फिर भी पास हो रहे हैं और उन एजेंट्स को दोबारा अगर हम टोबैको प्लांट्स के ऊपर लगाएं तो उनको टोबैको मोज़ेक डिजीज़ हो जाती है। तो उनको ये ख्याल आया कि ये बैक्टीरियाज नहीं है, क्योंकि बैक्टीरिया तो पास नहीं हो सकते थे उन फिल्टर पेपर्स में से, लेकिन उन्होंने कहा कि ये कुछ और है जो इससे भी छोटे साइज़ के हैं, बैक्टीरिया से भी छोटे साइज़ के हैं। तो उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि ये कुछ और एजेंट्स हैं जो बैक्टीरिया से छोटे साइज़ के हैं और ये जो है डिजीज़ कॉज कर रहे हैं टोबैको प्लांट में, जिसको बाद में कुछ और साइंटिस्ट थे उन्होंने नाम दिया टोबैको मोज़ेक वायरस। ओके, सो सबसे पहले अगर हम एक्सप्लेनेशन की तरफ जाएं, डिमिट्री आइवानोस्की रशियन बायोलॉजिस्ट था, ठीक है, जो इन्वेस्टिगेट कर रहा था द कॉज ऑफ द टोबैको मोज़ेक डिजीज। टोबैको मोज़ेक डिजीज को कॉज को जो है वो इन्वेस्टिगेट कर रहा था। इन फाउंड दैट द डिजीज वाज कॉज्ड बाय समथिंग स्मॉलर देन बैक्टीरिया व्हिच वी नाउ नो एज वायरोसिस, जिनको आजकल हम क्या नाम देते हैं? वायरोसिस का नाम देते हैं या वायरस का नाम देते हैं। सो बेसिकली ये पूरी एक हिस्ट्री थी जहाँ पर आइवानोस्की इन्वेस्टिगेट कर रहा था टोबैको की डिजीज़ को, और उन्होंने वहाँ से जब एक्सट्रैक्ट लिया उनको पास किया फिल्टर्स में से, उन फिल्टर्स में से जिनमें से बैक्टीरिया पास नहीं हो सकते, तो उन्होंने देखा कि उस एक्सट्रैक्ट को जब दोबारा टोबैको प्लांट के ऊपर लगाया गया, लीव्स के ऊपर लगाया गया, तो दोबारा वो इन्फेक्ट हो गए। तो इसका मतलब ये है कि उसमें से कुछ ऐसे एजेंट्स थे जो कि उन फिल्टर्स पेपर में से पास हो गए थे और वो बैक्टीरिया से लाजमी सी बातें छोटे होंगे तभी तो पास हुए। तो आइवानोस्की ने सबसे पहले वायरस डिस्कवर किया था। उस वक्त ये नाम नहीं दिया गया था कि ये वायरस जो है इसका नाम है, लेकिन उनको ये पता चल गया था कि कोई ऐसे एजेंट्स हैं, कोई ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं जो कि वायरस से स्मॉलर हो। सो आइवानोस्की ने डिस्कवर किया था। नंबर 2, व्हाट वाज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एजेंट डिस्कवर्ड बाय आइवानोस्की दैट लेड टू इट्स क्लासिफिकेशन एज अ वायरस। कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स थी, कौन सी खूबी थी उन एजेंट्स की जिनको आइवानोस्की ने एक अलग ग्रुप बनाया कि नहीं कुछ और है, ये बैक्टीरियाज नहीं है, बैक्टीरिया से कुछ और है, ठीक है। कौन सी खूबी थी उन एजेंट्स की? नंबर 1, लैक ऑफ जेनेटिक मटेरियल। सो ये ऑप्शन गलत है, ये नहीं होगा, क्योंकि उस वक्त आइवानोस्की इस बारे में नहीं जानता था कि जी जेनेटिक मटेरियल है या नहीं है। एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस आउटसाइड लिविंग सेल, ये भी उस वक्त डिस्कशन में बात नहीं आई थी कि ये आउटसाइड या इनसाइड लिविंग सेल या होस्ट सेल के अंदर या बाहर रिप्रोड्यूस कर सकते हैं या नहीं कर सकते। फिल्ट्रेबिलिटी टू डिफाइन पोर्सिलीन फिल्टर्स एंड प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल के बारे में भी अभी डिस्कशन नहीं हुई थी। सो फिल्ट्रेबिलिटी टू फाइन पोर्सिलीन फिल्टर्स, वो जो उन्होंने फिल्टर्स यूज किए थे पोर्सिलीन के जिसमें से बैक्टीरिया पास नहीं हो सकता था, लेकिन उन्होंने देखा कि इसमें से ये एजेंट पास हुए हैं, तो वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिकली थी वो फिल्ट्रेबिलिटी थी। सो करेक्ट ऑप्शन जो हमारे पास है फिल्ट्रेबिलिटी थ्रू फाइन पोर्सिलीन फिल्टर्स। नेक्स्ट हमारे पास है विच साइंटिस्ट कॉइन द टर्म वायरस। अब ये नाम इन एजेंट्स को किसने वायरस का नाम दिया? ये जो एजेंट निकाले गए थे आइवानोस्की ने कि ये कुछ ऐसे एजेंट्स हैं जो बैक्टीरिया से छोटे हैं और उन पोर्स में से या फिल्टर्स में से पास हो रहे हैं। सो उनको नाम सबसे पहले किसने दिया था? लुईस पास्चर, एडवर्ड जेनर, मार्टिनस बेजरेनेक एंड रॉबर्ट कोच। ये मार्टिनस बेजरेनेक हैं जो कि इन्होंने नाम दिया, और ये बेसिकली एक डच माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे। 1898 आइवानोस्की ने 1892 में, हो सकता है मैंने 1992 कहा था, लेकिन बेसिकली 1892, और यहाँ पर उन्होंने 1898 में नाम दिया
उन एजेंट्स को जो कि पोर्सिलीन फिल्टर से पास हो रहे थे और अगर दोबारा टोबैको प्लांट्स के ऊपर लगाए जाते थे तो उनमें भी दोबारा बीमारी हो जाती थी। तो उन्होंने कहा कि ये कोई एजेंट्स हैं जो कि कॉज कर रहे हैं, इसका मतलब है कि बहुत छोटे साइज के हैं, और उन्होंने उसको नाम दिया वायरस। वायरस का बेसिकली मतलब होता है लैटिन जबान में पॉइजन यानी जहर। ओके, सो मार्टिनस बिजरेनिक ये डच माइक्रोबायोलॉजिस्ट था जिन्होंने ये नाम दिया। Which of the following statement about the discovery of the bacteriophage is true? बैक्टीरियोफेज की डिस्कवरी के बारे में कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? बैक्टीरियोफेज वो वायरस है, बैक्टीरियोफेज वायरस है जो किसको कॉज करता है? बैक्टीरिया को कॉज करता है। किसको कॉज करता है? बैक्टीरिया को कॉज करता है। उन वायरसेस को हम क्या नाम देते हैं? बैक्टीरियोफेजेस। प्लांट्स को जो कॉज करते हैं इन्फेक्ट करता है उनको कहते हैं फाइटोफेजेस, और अगर एनिमल्स को इन्फेक्ट करें उनको हम कहते हैं जूफेजेस। सो आगे पढ़ेंगे। सो दे वर डिस्कवर्ड बाय लुइस पास्चर in 1885। एग्जैक्ट जो इसका ऑप्शन है वो है दे वर डिस्कवर्ड बाय फ्लेक्स डी हेरेले 1917 में। फ्लेक्स डी हेरेले 1917 में जो है उन्होंने बैक्टीरियोफेज को डिस्कवर किया था। बैक्टीरियोफेज को डिस्कवर किया था। He observed that filtered liquid from infected bacterial cultures could still cause bacterial lysis, suggesting अच्छा उन्होंने क्या ये किया कि उन्होंने बैक्टीरिया जो इन्फेक्ट हुए थे, बैक्टीरिया को जो बीमारी लग गई थी, यूँ समझ लें आप आसान अल्फाज में, उन्होंने वहाँ से एक्सट्रैक्ट लिया। उस एक्सट्रैक्ट को जब लिया तो दोबारा फिल्टर कर दिया। फिल्टर करने का मतलब यह है कि अगर कोई बैक्टीरिया खुद है तो बैक्टीरिया तो पास नहीं होगा, लेकिन उन्होंने जब इस फिल्टर्ड लिक्विड में से दोबारा एक सैंपल लिया और बैक्टीरिया को दोबारा एक्सपोज कराया तो बैक्टीरिया को दोबारा इन्फेक्शन हुआ। तो इट मीन्स कि जी ये कॉजेटिव एजेंट बेसिकली बैक्टीरियोफेजेस थे, यानी वायरस थे जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर रहे थे। और क्यों वायरस थे? क्योंकि वो उस फिल्टर में से पास हुए थे। बैक्टीरिया अगर होते तो फिल्टर पेपर में से पास ही ना होते, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ये वायरसेस हैं जो यहाँ से पास हुए और बैक्टीरिया को कॉज कर रहे हैं। What was the significance of Wendell Stanley's work in virology? By Wendell Stanley's work in virology. Virology is study of viruses. Study of virus is called virology. So Wendell Stanley's की जो वर्क था उसकी क्या significance है? क्या काम उन्होंने किया? He discovered the first vaccine. He isolated and crystallized the first virus. He developed the first antiviral medication. He identified the first retrovirus. Correct option हमारे पास ये है कि he isolated and crystallized the first virus. उन्होंने वायरस को आइसोलेट किया और फिर उसको क्रिस्टलाइज किया। अभी तक वायरस आइसोलेट नहीं किया गया था, वायरस को क्रिस्टलाइज नहीं किया गया था, वायरल के बाकी स्ट्रक्चर्स को नहीं पढ़ा गया था, लेकिन ये सबसे पहले किसने किया? वेंडल स्टैनले ने किया। और ये एक अमेरिकन बायोकेमिस्ट थे या बायोलॉजिस्ट थे। 1935 में उन्होंने वायरस को क्या किया? आइसोलेट किया और क्रिस्टलाइज किया। इसके बाद बहुत सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं पढ़े गए, यानी समझ में आए स्ट्रक्चर क्या है, उनके फंक्शंस क्या हैं और ये स्ट्रक्चर की कंपोजिशन क्या है, वायरसेस की शेप क्या है, वायरसेस के अंदर जेनेटिक मटेरियल कौन सा मौजूद है, वायरसेस कौन कौन सी डिजीज कॉज करते हैं, ये बाद में समझ में आता गया। और इनके काम की वजह से जो उन्होंने सबसे पहले आइसोलेट किया और फिर क्या किया? क्रिस्टलाइज किया। What is the primary component of the virus? वायरसेस आउटर शेल आर एनवेलप। अच्छा, कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जिनके बाहर एक एनवेलप लगी होती है, एक मेम्ब्रेन बन जाती है, उनको हम कहते हैं एनवेलप वायरस, एनवेलप्ड वायरस या एनवेलप। ठीक है, जो मेम्ब्रेन है, वो जो शेल है, उसको हम क्या नाम देते हैं? एनवेलप। सो वो किस चीज की बनी होती है? नंबर 1 लिपिड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट भी नहीं है, न्यूक्लिक एसिड भी नहीं है, प्रोटीन्स भी नहीं है। सो ये बेसिकली किसकी बनी हुई है? लिपिड्स की। अच्छा, लिपिड्स की क्यों बनी हुई है? इसके पीछे एक अहम रीजन है। रीजन ये है कि जब ये होस्ट सेल में इंटर होता है, वहां की जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन बेसिकली लिपिड बाइलेयर यानी लिपिड की बनी होती है। तो ये उन सेल मेम्ब्रेन की जो लिपिड है वो लेकर अपने इर्द गिर्द एक लेयर बना देती हैं, और जब लेयर बन जाती है तो इनकी प्रोटेक्शन होती है। यूँ समझ लो कि ये इनकी प्रोटेक्शन की एक लेयर है जिसको हम कहते हैं एनवेलप, और ये किसकी बनी होती है? लिपिड्स बाइलेयर। यहाँ पर सामने गिवन भी है। सो ये बाहर जो लेयर है ये बेसिकली वायरल एनवेलप है, और ये किसकी बनी हुई होती है? इसकी कंपोजिशन लिपिड्स होता है। Many viruses have an outer envelope primarily composed of lipids which they acquired from the host cell membrane during the process of budding. जब ये इंटर हो रहा होता है तो उस वक्त ये वायरस जो है होस्ट सेल की जो मेम्ब्रेन है, जो कि लिपिड बाइलेयर की बनी होती है, वहां से लिपिड्स लेकर अपने इर्द गिर्द एक लेयर बना देती है। और ये लेयर क्या काम करती है?
ये जो होस्ट सेल के एंजाइम्स हैं उससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देती है, जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं उससे भी जो है ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देती हैं, और थर्डली जो मुख्तलिफ यूँ समझ लें कि जो मेडिकेशन हम इस्तेमाल करते हैं, इम्यून सिस्टम है होस्ट का, उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, शील्डिंग प्रोवाइड करती है। Which viral structures contain the genetic material of the virus? भाई वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल मौजूद होता है। जेनेटिक मटेरियल इधर डीएनए और आरएनए, तो ये कहाँ मौजूद होता है, कौन से स्ट्रक्चर में मौजूद होता है? कैप्सिड, एनवेलप, न्यूक्लियोकैप्सिड एंड स्पाइक प्रोटीन। ये करेक्ट ऑप्शन हमारे पास न्यूक्लियोकैप्सिड है। देखें ये यू बना होता है, समझ ले कि ये मेरे पास, समझ ले ये मेरे पास है जेनेटिक मटेरियल, इसके इर्द गिर्द हमारे पास एक ये कैप्सिड है, यहाँ पर हमारे पास है क्या मौजूद होगा, न्यूक्लियोकैप्सिड। सो जेनेटिक मटेरियल, और ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियोकैप्सिड, और ये हमारे पास क्या है, कैप्सिड। सो ये कौन सा स्ट्रक्चर है जहाँ पर जेनेटिक मटेरियल मौजूद होता है, ये है हमारे पास न्यूक्लियोकैप्सिड। अगर हम यहाँ देखें सो यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड मौजूद होता है, और इसके इर्द गिर्द जो हमारे पास यहाँ पर बॉडी मौजूद होती है, यहाँ पर सो अगर हम मेंशन करें, ये कहलाता है न्यूक्लियोकैप्सिड। सो न्यूक्लियोकैप्सिड के अंदर जेनेटिक मटेरियल मौजूद होता है। what is the function of the viral spike proteins? viral spike proteins का क्या काम होता है? spike proteins एक प्रोटीन्स होती हैं जो टेल्स की तरह मौजूद होती है नीचे। सो इनका क्या काम है, यहाँ पर डायग्राम में हम शो करेंगे। ये देखें, ये प्रोटीन्स हैं, ये जितनी भी लगी हुई हैं, ये हमारे पास क्या कहलाती हैं, स्पाइक प्रोटीन्स। इनका काम क्या है, दो काम होते हैं। नंबर वन, एक ये कि अटैचमेंट में फंक्शन कर रहा होता है, अटैचमेंट में हेल्प कर रहा होता है वायरस, किसके साथ, होस्ट के साथ। और नंबर टू ये कि ये स्पेसिफिसिटी बता देता है होस्ट की, कि मतलब किस होस्ट के साथ अटैच होना है, पहले रिकग्नाइज करता है होस्ट को और फिर साथ में अटैचमेंट में हेल्प करता है। सो यहाँ पर अटैचमेंट टू द होस्ट सेल ये करेक्ट ऑप्शन है। स्पाइक प्रोटीन का क्या काम है, अटैचमेंट टू द होस्ट सेल। और दूसरा काम यहाँ पर नहीं बताया गया, वो क्या है, वो स्पेसिफिक रिसेप्टर को भी जो है आइडेंटिफाई करता है। जाहिर सी बात है हर होस्ट के साथ वायरस अटैच नहीं होगा। अब बैक्टीरियोफेज है तो बैक्टीरिया के साथ अटैच होगा, वो कौन बताएगा, स्पाइक प्रोटीन। फाइटोफेज तो ये प्लांट्स के साथ होगा, और इस तरह जूफेज है तो ये एनिमल के साथ होगा। What is the role of the viral capsid? भाई वायरल कैप्सिड जो हमने बात की थी, इसका क्या रोल है? इस वायरल कैप्सिड के अंदर न्यूक्लियोकैप्सिड था, या न्यूक्लियोकैप्सिड के अंदर जेनेटिक मटेरियल था। आप यूँ समझ लीजिएगा कि वायरल कैप्सिड जो है उसके अंदर क्या मौजूद होता है, मौजूद होता है जेनेटिक मटेरियल। उस जेनेटिक मटेरियल की प्रोटेक्शन होती है, और जब जेनेटिक मटेरियल की प्रोटेक्शन होती है, इट मीन्स के वायरस की प्रोटेक्शन होती है। सो कैप्सिड प्रोटेक्ट कर रहा होता है डीएनए, आरएनए या जेनेटिक मटेरियल को, और फिर इट मींस कि जी वो कैप्सिड किसको प्रोटेक्ट कर रहा है, वायरस को। डीएनए, आरएनए, जेनेटिक मटेरियल मौजूद है तो वायरस मौजूद है। सो प्रोटेक्शन ऑफ द वायरस करेक्ट ऑप्शन है। कैप्सिड क्या काम कर रहा होता है, प्रोटेक्शन ऑफ द वायरस। यहां पर इसकी एक्सप्लेनेशन है, इसको भी आप देख सकते हैं। Which term refers to the protein subunits that make up the viral capsid? भाई ये वायरल कैप्सिड बना हुआ किस चीज का है, किस चीज की ये कौन से जो है इसमें प्रोटीन्स या लिपिड का, इसमें प्रोटीन्स मौजूद होती हैं, वो प्रोटीन सब यूनिट्स क्या कहलाती हैं, कैप्सोमर्स। बहुत इजी एमसीक्यूज हैं। सो कैप्सिड प्रोटीन सब यूनिट्स की बनी होती है जिनको हम कहते हैं कैप्सोमर्स। यहाँ पर इनके एक्सप्लेनेशन, हाउ डू एनवेलप्ड वायरसेस एक्वायर देयर लिपिड एनवेलप? भाई वो जो एनवेलप्ड वायरसेस थे उनकी जो एनवेलप है, लिपिड की जो एनवेलप है, वो कहां से मतलब वो बनाते हैं। सो पहले भी पढ़ चुके हैं कि भाई बडिंग फ्रॉम द होस्ट सेल इसका करेक्ट ऑप्शन है, बाकी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, बडिंग फ्रॉम द होस्ट सेल, जब ये इंटर होगा तो वहां पर सेल मेम्ब्रेन के अगेंस्ट, सेल मेम्ब्रेन के इर्द गिर्द लिपिड बाइलेयर मौजूद होंगे, वो ये ले लेंगे और अपने इर्द गिर्द एक लेयर बना देंगे जिसको हम कहते हैं वायरल एनवेलप। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, बडिंग फ्रॉम द होस्ट सेल। यहां देखें ये होस्ट सेल की मेम्ब्रेन है और यहाँ पर ये इंटर हो रहा है। जैसे इंटर हो रहा है तो ये क्या करेगा, ये अपने इर्द गिर्द एक लेयर बना देगा। अगर हम यहाँ देखें तो ये यहाँ पर यूं एक लेयर बना देगा, इसको हम क्या नाम देंगे, वायरल एनवेलप। और ये कहाँ से उन्होंने लिया, ये उन्होंने होस्ट सेल की सेल मेम्ब्रेन से बेसिकली लिया उस वक्त जब ये बडिंग हो रही थी। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ द वायरल सिमेट्री? भाई वायरल सिमेट्री जो है नहीं है, कौन सी टाइप वायरल सिमेट्री की नहीं है? हेलिकल, आइकोसहेड्रल, कॉम्प्लेक्स एंड टेट्राहेड्रल। इसके करेक्ट ऑप्शन हमारे पास टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल की जो है ये वायरल की जो सिमेट्री है उसमें शामिल नहीं। वायरल की जो सिमेट्री है वो बेसिकली कौन कौन सी हो सकती है, हेलिकल, आइकोसहेड्रल एंड कॉम्प्लेक्स, ये तीन सिमेट्री है, जबकि टेट्राहेड्रल हमारे पास सिमेट्री में शामिल नहीं है। What distinguishes enveloped viruses from non-enveloped viruses? भाई enveloped और non-enveloped में क्या फर्क होता है? बहुत इजी है, हम पहले पढ़ चुके हैं। प्रेजेंस ऑफ एन आउटर लिपिड बाइलेयर, जो एक आउटर लिपिड बाइलेयर मौजूद है
इसकी वजह से एनवेलप और नॉन एनवेलप में फर्क होता है, यानी अगर एनवेलप है तो मौजूद है और नॉन एनवेलप है तो मौजूद नहीं है। तो प्रेजेंस ऑफ एन आउटर लिपिड बाइलेयर इज द डिफरेंस बिटवीन एनवेलप एंड नॉन एनवेलप वायरोसिस। We're told do viral enzymes play in the viral life cycle। भाई वायरस जब अंदर जाता है होस्ट के अंदर, वहां पर ये होस्ट की सेल, होस्ट की जेनेटिक मटेरियल या होस्ट का सेल जब डिवाइड कर रहा होता है तो ये वायरस भी रेप्लिकेट कर रहा होता है, वायरस भी डिवाइड कर रहा होता है, अपनी तादाद बढ़ा रहा होता है। तो वहां जो एंजाइम्स हैं वायरस के अंदर, जो एंजाइम है जिनको वायरल एंजाइम कहते हैं, उनका क्या काम होता है, वो क्या कर रहा होता है? सो एनसेबलिंग ऑफ न्यू वायरोसिस पार्टिकल, रिकॉग्निशन ऑफ होस्ट सेल रिसेप्टर्स, रेप्लिकेशन ऑफ द वायरल जेनेटिक मटेरियल, प्रोटेक्शन ऑफ द वायरल जीनोम। ये करेक्ट ऑप्शन जो है इसका है वो रेप्लिकेशन ऑफ द वायरल जेनेटिक मटेरियल है, क्योंकि होस्ट सेल, प्रोटेक्शन ऑफ द वायरल जीनोम का काम कैप्सिड का था, रिकॉग्निशन ऑफ द होस्ट सेल का नाम स्पाइक प्रोटीन का था, असेंबली ऑफ द न्यू वायरोसिस पार्टिकल ये भी कुछ एंजाइम्स है, लेकिन ज्यादा मेन काम ये समझ लीजिए कि रेप्लिकेशन ऑफ द वायरल जेनेटिक मटेरियल। ये करेक्ट ऑप्शन है, ये बेस्ट ऑप्शन है। जो एंजाइम्स हैं वो क्या कर रहे होते हैं होस्ट सेल के अंदर, जब डीएनए की रेप्लिकेशन होती है होस्ट सेल की, तो उसके साथ वायरस की डीएनए या जेनेटिक मटेरियल की रेप्लिकेशन हो रही होती है, तो वो रेप्लिकेशन के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है? वायरल एंजाइम्स की। सो मेन ऑप्शन है या करेक्ट ऑप्शन है रेप्लिकेशन ऑफ द वायरल जेनेटिक मटेरियल। ओके, दिस इज द एक्सप्लेनेशन फॉर दिस MCQs, you can read। Which viral structure is responsible for determining host specificity? हमने पहले भी बात की थी, होस्ट की स्पेसिफिसिटी कौन रिकॉग्नाइज करता है, कौन आइडेंटिफाई करता है, कौन वायरस को बताता है कि यहाँ अपने अटैच होना है। सो हमने पहले भी पढ़ा था, यहाँ पर हमारे पास स्पाइक प्रोटीन है जो कि होस्ट सेल की स्पेसिफिसिटी को डिटरमाइन कर रहा होता है, ये रिकॉग्नाइज कर रहा होता है कि कहाँ वायरस ने अटैच होना है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स ए फाइटोफेज? फाइटोफेज ऐसे वायरसेस जो प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं, वायरस दैट इन्फेक्ट प्लांट्स। यस, करेक्ट ऑप्शन हमारे पास पहला ऑप्शन है, प्लांट्स को इन्फेक्ट करने वाले वायरसेस क्या कहलाते हैं? फाइटोफेजेस। और एनिमल्स को इन्फेक्ट करने वाले क्या कहलाते हैं? जूफेजेस। यहां पर अगेन एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट डिस्क्राइब एज जूफेजेस? जूफेजेस कौन से होते हैं? अगेन बहुत इजी है, सो वो वायरस दैट इन्फेक्ट्स एनिमल्स, यहां पर आंसर पहले आ गया है। सो वो वायरसेस जो एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं उनको हम क्या नाम देते हैं? जूफेजेस। एंड नंबर थर्ड, विच इज द प्राइमरी होस्ट ऑफ ए बैक्टीरियोफेज? भाई बैक्टीरियोफेज किसको इन्फेक्ट करता है? इसका होस्ट सेल क्या है, होस्ट क्या है? प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई, बैक्टीरिया। पहले पढ़ चुके हैं, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, सो होस्ट सेल इनके लिए क्या होगा? बैक्टीरियल सेल होगा या बैक्टीरिया होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैक्टीरियोफेज? भाई इनमें से कौन सा बैक्टीरियोफेज की खूबी नहीं है? कौन सी एक ऐसा ऑप्शन है जो बैक्टीरियोफेज की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? दे हैव एन आउटर एनवेलप, इनके आउटर एनवेलप नहीं होता, सो ये इनकी जो है खूबी है, ये नॉन एनवेलप्ड वायरसेस हैं, यानी बैक्टीरियोफेजेस नॉन एनवेलप्ड वायरसेस हैं। ओके, इनके बाहर जो है एनवेलप नहीं है। इसकी वजह ये है कि बैक्टीरिया के बाहर सेल मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर की नहीं बनी होती, इसलिए ये नॉन एनवेलप्ड वायरसेस है। व्हाट इज द टर्म ऑफ द बैक्टीरियोफेज दैट इंटीग्रेट इट्स जीनोम इनटू द होस्ट सेल बैक्टीरियल क्रोमोसोम? भाई वो कौन सा लफ्ज है? व्हिच इज द टर्म ऑफ बैक्टीरियोफेज जो बैक्टीरिया के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? दैट इंटीग्रेट्स इट्स जीनोम इनटू द होस्ट बैक्टीरियल क्रोमोसोम, जो कि अपना डीएनए किसके डीएनए में, ये क्रोमोसोम में इंटीग्रेट कर देगा, होस्ट के सेल के डीएनए के अंदर इंटीग्रेट करेगा अपना डीएनए, अपना क्रोमोसोम, अपना जेनेटिक मटेरियल इंटीग्रेट करेगा होस्ट के जेनेटिक मटेरियल के साथ। उनको हम क्या नाम देते हैं भाई? टेम्परेट फेजेस। वो फेजेस हैं जो कि इंटीग्रेट करता है अपने डीएनए इनटू होस्ट सेल क्रोमोसोम्स। और यहां पर दो हो सकते हैं, लाइटिक भी हो सकता है बेसिकली आगे जाकर, और लाइसोजेनिक। लाइटिक का मतलब वो सेल साइकिल जहां पर होस्ट सेल को बस्ट किया जाता है, ब्रेक किया जाता है, और लाइसोजेनिक मतलब ये चलता रहता है, ठीक है, ब्रेक नहीं करेगा। वहां पर सिर्फ वायरस की जो है रिप्रोडक्शन हो रही होती है होस्ट सेल के रिप्रोडक्शन के साथ साथ। हाउ डू फाइटोफेजेस टाइपिकली इंटर प्लांट सेल? भाई एक फाइटोफेज है जो कि प्लांट्स को इन्फेक्ट करेगा, वो प्लांट के अंदर जाएगा कैसे? थ्रू इनहेलेशन, इंजेक्शन, ये तो नहीं होता, इंजेक्शन नहीं होता हमारे पास। थ्रू वुंड्स आर नेचुरल ओपनिंग्स, ये करेक्ट ऑप्शन है। वुंड्स या नेचुरल ओपनिंग के थ्रू जो है एक फाइटोफेज कहां इंटर होगा? एक प्लांट सेल के बॉडी के अंदर या प्लांट सेल के अंदर इंटर होगा। सो थ्रू वुंड्स आर नेचुरल ओपनिंग्स। Which of the following is a common mode of transmission for zoophages? भाई zoophages की ट्रांसमिशन
किसके थ्रू होती है, यानी एक एनिमल से दूसरे एनिमल में अगर एक वायरस जाता है उसको हम जूफेज कहेंगे क्योंकि एनिमल के अंदर जा रहा होता है। तो ट्रांसमिशन कैसे होती है और किसके थ्रू होती है? सॉइल कंटामिनेशन, इंसेक्ट वेक्टर्स, एयरबर्न ड्रॉपलेट्स, वाटरबर्न। यहाँ पर इंसेक्ट वेक्टर्स करेक्ट ऑप्शन है। कई एग्जांपल्स ऐसे हैं, कई वेक्टर, वेक्टर का मतलब वो लिविंग थिंग या वो चीज जो उस कॉजेटिव एजेंट को, उस इन्फेक्टिव एजेंट को लेके जाता है एक एनिमल से दूसरे एनिमल में, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में। भाई उसको हम क्या नाम देते हैं? वेक्टर, जो कि लेके जा रहा होता है। जैसे यहां पर हमने एग्जांपल दी है मॉस्किटो, मॉस्किटो, टिक्स एंड फ्लाइज, इनके अंदर मुख्तलिफ वायरसेस पाए जाते हैं। ओके, What is the main target of the zoophages in animals? भाई zoophages जब एनिमल को टारगेट करता है तो इनका मेन टारगेट कौन सा सेल होता है? एनिमल को टारगेट करने में, एनिमल को टारगेट करते हैं वो किस सेल को ज्यादा टारगेट करते हैं? नर्व सेल, मसल से, एपिथेलियल सेल, ब्लड सेल। ये एपिथेलियल सेल को टारगेट करते हैं सबसे ज्यादा। जब कोई भी वायरस टारगेट करता है एनिमल को तो वहां पर कौन से सेल टारगेट होते हैं? एपिथेलियल सेल टारगेट होते हैं। Which of the following is an example of disease caused by bacteriophages? भाई बैक्टीरियोफेजेस जो डिजीज कॉज करते हैं वो कौन सी डिजीज है? यहाँ पर टोबैको मोज़ेक प्लांट की डिजीज है, फुट एंड माउथ डिजीज ये भी हमारे पास नहीं है। एंथ्रेक्स एंड कोलरा एनिमल्स का है। सो एंथ्रेक्स ऐसी डिजीज है जो कि कौन कॉज करता है? बैक्टीरियोफेजेस। याद रखिएगा बैक्टीरियोफेजेस वो वायरसेस थे जो कि किसको टारगेट करते थे, किसको इन्फेक्ट करते थे? बैक्टीरिया को। सो एंथ्रेक्स जो है एक डिजीज है जो कौन कॉज करता है? बैक्टीरियोफेज। व्हाट इज द प्राइमरी मोड ऑफ एक्शन ऑफ लाइटेक बैक्टीरियोफेज? भाई लाइटेक हमने अभी पहले बात की, अगर ये बैक्टीरियोफेज है लेकिन वो लाइटेक, लाइसोजेनिक भी हो सकता है, लाइटेक भी हो सकता है। लाइसोजेनिक का मतलब वो अपने साइकिल को कैरी ऑन करता है, कंटिन्यू करता है, वो ब्रेक नहीं करेगा, बस्ट नहीं करेगा होस्ट सेल को। लेकिन लाइटेक में होस्ट सेल बस्ट हो जाएगा। सो इनकॉर्पोरेशन ऑफ द वायरल डीएनए, इंटीग्रेशन इनटू बैक्टीरियल क्रोमोसोम, डिस्ट्रक्शन ऑफ द बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन। यस, डिस्ट्रक्शन ऑफ बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन इज द राइट ऑप्शन। ये राइट ऑप्शन है। वजह यह है कि लाइटेक फेज में या लाइटेक मोड में वायरस जो है वो होस्ट सेल को क्या करेगा? डिस्ट्रक्ट करेगा, ब्रेक कर देगा। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? डिस्ट्रक्शन ऑफ द बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन। Which classification system categorize viruses based on the shape of their capsid? भाई क्लासिफिकेशन मुख्तलिफ हो सकती है लेकिन वो कौन सी क्लासिफिकेशन है जो कि कैप्सिड की शेप के ऊपर डिपेंड करती है? ठीक है, बेस करती है कैप्सिड के शेप को। सो यहाँ पर बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन, लीनियन क्लासिफिकेशन, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस एंड मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, यहाँ पर हम क्या देखते हैं भाई? आउटर शेप को देखते हैं कि कैप्सिड की शेप क्या है। इस बुनियाद पर वायरसेस की क्लासिफिकेशन होती है। वैसे तो इस बुनियाद पर भी हो सकती है कि एनवेलप है, नॉन एनवेलप्ड है। इस बुनियाद पर भी हो सकती है कि जी इनके अंदर आरएनए या डीएनए मौजूद है। ओके, इस बुनियाद पर भी हो सकती है कि प्लांट है या एनिमल्स जो है वायरसेस हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम इस बुनियाद पर करें कि भाई जो कैप्सिड है उसकी शेप कौन सी है, वो हेलिकल है या टेट्राहेड है या फिर हमारे पास आइकोसहेड्रल है या फिर क्या है, तो इस वो जो बुनियादी क्लासिफिकेशन है वो क्लासिफिकेशन किस बुनियाद पर होती है? मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहलाती है, जिसकी बुनियाद पर हम कैप्सिड की शेप को देखते हैं और वायरस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं क्लासेस में। व्हाट इज द टर्म ऑफ वायरसेस विद हेलिकल कैप्सिड? भाई अगर हेलिकल कैप्सिड हो, वायरस तो है लेकिन कैप्सिड क्या है? हेलिकल शेप है, तो उस वायरस को हम क्या नाम देते हैं? आइकोसहेड्रल कॉम्प्लेक्स वायरसेस, फिलामेंटस वायरसेस, एनवेलप वायरसेस। उनको हम फिलामेंटस वायरसेस बोलते हैं जिनके अंदर हमारे पास कैप्सिड की शेप की हो, हेलिकल की शेप की हो, उनको हम क्या नाम देते हैं? फिलामेंटस। क्योंकि वो फिलामेंटस वो जो है वो थ्रेड लाइक या फिर एलोंगेटेड या फिर हमारे पास ये शेप होती है, इसलिए इसको क्या नाम देते हैं? फिलामेंटस वायरस। Which of the following viruses typically have an icoshedral capsid? भाई ऐसा वायरस जिसके अंदर जो कैप्सिड की शेप है वो क्या है? आइकोसहेड्रल है। अभी हमने किसकी बात की थी कि भाई अगर टेट्राहेड्रल है या फिलामेंटस है तो उनको हम क्या फिलामेंटस कह सकते हैं या टेट्राहेड्रल कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर उन्होंने क्या है कि अगर आइकोसहेड्रल शेप हो तो वो किस में होगा? इन्फ्लुएंजा वायरस, टोबैको मोज़ेक वायरस, हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस, जेवी। यहाँ पर आइकोसहेड्रल आई थिंक ये है या आइकोसहेड्रल है, ये टोबैको मोज़ेक वायरस है। सो टोबैको मोज़ेक वायरस के अंदर जो कैप्सिड की शेप होगी वो आइकोसहेड्रल। यहाँ देखें तो मुख्तलिफ ट्राइंगल्स है, 20 तकरीबन 20 ट्राइंगल्स हैं। 20 ट्राइंगल से ये मिलकर बना होता है। यहाँ पर क्या लिखा है एक्सप्लेनेशन में? द टोबैको मोज़ेक वायरस इन एग्जांपल ऑफ वायरस विद एन आइकोसहेड्रल कैप्सिड। आइकोसहेड्रल के ऐसा हेड होगा कैप्सिड का, ऐसी शेप होगी। विच इज सिमेट्रिकल है, पॉलीहेड्रल, बहुत सारे हेड्स हैं यहाँ पर, ठीक है। विद 20 इक्विलैटरल ट्रायंगुलर फेसेस। इक्विलैटरल का मतलब ऐसे ट्राइंगल जिनकी तीनों साइड क्या हो? बराबर हो। और 20 लिटरल ट्रायंगल फेसेस होते हैं। ये एक और एमसीक्यू से अगर पूछा जा सकता है कि भाई आइकोसहेड्रल की जो कैप्सिड है उसमें कितने ट्रायंगल होते हैं? इक्विलैटरल ट्रायंगल फेसेस होते हैं। तो हम क्या लिखेंगे कि 20 इक्विलैटरल ट्रायंगुलर फेसेस होते हैं और इसको हम कहते हैं पॉलीहेड्रल शेप है और सिमेट्रिकल है और इसका नाम क्या है? इस वायरस का टोबैको मोज़ेक वायरस जो कि टोबैको को इन्फेक्ट करता है। विच आर द फॉलोइंग वायरसेस एन एग्जांपल ऑफ कॉम्प्लेक्स वायरसेस? ऐसे वायरस जो कॉम्प्लेक्स वायरसेस हैं, हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरसेस, ह्यूमन पोलो
पैपिलोमा वायरस और T4 बैक्टीरियोफेज एंड पोलियो वायरस। ये T4 बैक्टीरियोफेज है। T4 बैक्टीरियोफेज को हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स वायरस। क्या नाम देंगे? कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होगा कि यहाँ पर जो शेप होगी कैप्सिड की वो हेलिकल भी हो सकती है और आइकोसाहेड्रल भी हो सकती है। ना प्योरली हेलिकल है ना प्योरली आइकोसाहेड्रल है, दोनों 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 मौजूद है। इस वजह से उनको हम क्या नाम देते हैं भाई कि ये क्या है? ये कॉम्प्लेक्स वायरसेस है। और ये कौन से होते हैं? बैक्टीरियो T4 बैक्टीरियोफेज। T4 बैक्टीरियोफेज के अंदर हेलिकल शेप भी मौजूद है कैप्सिड की और आइकोसाहेड्रल की भी मौजूद है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरसेस हैज एन एनवेलप्ड कैप्सिड? कौन से वायरस है जिसके अंदर एनवेलप्ड कैप्सिड है भाई? एनवेलप्ड कैप्सिड, बाहर एक लेयर मौजूद है लिपिड बाइलेयर की। तो यहाँ पर एडिनो वायरस, पोलियो वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस। इन्फ्लुएंजा वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस वो वायरस है जिसके सराउंडिंग में क्या मौजूद है भाई? मौजूद है एनवेलप्ड लिपिड बाइलेयर की एनवेलप मौजूद है। ओके। हाउ डज द शेप ऑफ द कैप्सिड इन्फ्लुएंस द मोड ऑफ द वायरल ट्रांसमिशन? भाई कैप्सिड की जो शेप है वो जो वायरस की जो ट्रांसमिशन है एक जगह से दूसरी जगह जो वो ट्रांसमिट होता है, ट्रांसफर होता है, वो कैप्सिड की शेप पर क्यों मतलब डिपेंड करता है, या कैप्सिड की शेप क्या इन्फ्लुएंस रखता है उसके ऊपर? इट डिटरमाइंस द रूट ऑफ एंट्री इनटू द होस्ट सेल, इट अफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ द वायरस इन द एनवायरनमेंट, इट डिटरमाइंस द होस्ट स्पेसिफिसिटी ऑफ द वायरस, इट इन्फ्लुएंस द रेप्लिकेशन। सो ये हमारे पास ये है, इट अफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ द वायरस इन द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के अंदर ये वायरस की क्या करता है? स्टेबिलिटी के ऊपर इन्फ्लुएंस रखता है। द शेप ऑफ द कैप्सिड कैन अफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ द वायरस इन द एनवायरनमेंट, इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स सच एज रेजिस्टेंट टू फिजिकल एंड केमिकल एजेंट्स। शेप के ऊपर डिपेंड करता है, वायरल जो कैप्सिड है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी शेप है, और वो शेप जो है फिर आगे जाकर मुख्तलिफ फैक्टर्स के अगेंस्ट जो है रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, जैसे रेजिस्टेंट टू फिजिकल केमिकल एजेंट्स विच इन टर्न इंपैक्ट वायरल ट्रांसमिशन, जो कि वायरल ट्रांसमिशन को इन्फ्लुएंस करता है। मतलब क्या है कि वायरल कैप्सिड की जो शेप है वो इन्फ्लुएंस करता है वायरल के ट्रांसमिशन को। मुख्तलिफ शेप के जो कैप्सिड हैं मुख्तलिफ वायरसेस के, उनकी ट्रांसमिशन के रेट मुख्तलिफ होते हैं। ओके, फिलहाल ये नहीं बताया गया कि कौन सा ज्यादा इजीली ट्रांसमिट होता है और कौन सा इजीली ट्रांसमिट नहीं होता, लेकिन फिलहाल उनका इफेक्ट इनके ऊपर है। विच टाइप ऑफ वायरस टाइपिकली अंडरगोज रैपिड म्यूटेशन ड्यू टू इट्स हाई रेप्लिकेशन रेट? भाई रैपिड म्यूटेशन, म्यूटेशन का मतलब होता है डीएनए की जो चेन है या जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं या जीन्स हैं उनके अंदर चेंज आ जाती है, वो नॉर्मल हो जाते हैं, नॉर्मल काम नहीं कर रहे होते, इनको हम कहते हैं म्यूटेशन। ठीक है, बायोलॉजी की जुबान में क्या नाम देते हैं? म्यूटेशन, यानी वो अपना काम नॉर्मल तरीके से परफॉर्म ना करें। सो हेलिकल वायरसेस, एनवेलप्ड वायरसेस, रेट्रोवायरसेस, कॉम्प्लेक्स। ये रेट्रोवायरसेस है। रेट्रोवायरसेस वो वायरसेस हैं जहां पर जो रिप्लिकेशन जब हो रही होती है तो वो रिप्लिकेशन के अंदर बहुत ज्यादा म्यूटेशन आ जाती है, बहुत ज्यादा एरर आ जाते हैं। वो एरर क्यों आ जाते हैं? आगे एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है कि इनके अंदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होती है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? देखें, बेसिकली होता क्या है कि डीएनए है और डीएनए से क्या बनेगा? आरएनए। ओके, और फिर आगे जाके प्रोटीन्स बनेंगी। लेकिन होगा क्या कि इस आरएनए से अगर क्या बन जाए, आरएनए से हम क्या बनाएं? डीएनए बनाएं, तो ये कहलाता है रिवर्स। ये ट्रांसक्रिप्शन और ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और जब ट्रांसक्रिप्शन हो रही होती है तो वहां पर आगे जाकर चेक एंड बैलेंस का सिस्टम मौजूद होता है। अगर कहीं म्यूटेशन आती है, कोई चेंज आता है, कोई एरर आती है तो उसकी करेक्शन हो जाती है। लेकिन रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में ये नहीं होता, उनमें ज्यादा मिस्टेक्स आ सकती हैं, एरर प्रोन है। एरर प्रोन का मतलब ये होता है कि बहुत ज्यादा मिस्टेक्स आ सकती है, बहुत ज्यादा एरर आ सकती है, बहुत ज्यादा चेंजेस आ सकती है, क्योंकि उनकी करेक्शन के लिए कोई सिस्टम मौजूद नहीं है। सो यहाँ लिखा हुआ है रेट्रोवायरसेस HIV। अच्छा, HIV जो एग्जाम्पल है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरसेस, वो क्या है? वो बेसिकली आरएनए जीनोम है। वैसे इनके अंदर क्या मौजूद होता है? आरएनए मौजूद होता है। याद रखो डीएनए मौजूद नहीं, तो तभी तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो रही है ताकि आरएनए से क्या बन जाए? डीएनए बन जाए। दैट आर रिवर्स ट्रांसक्राइब्ड इनटू डीएनए, रिवर्स ट्रांसक्राइब किया गया और डीएनए बनाया गया। अपॉन इन्फेक्शन ऑफ द होस्ट सेल द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस इज एरर प्रोन। ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है इसमें एरर प्रोन, एरर ज्यादा हो सकता है। ओके, लीडिंग टू रैपिड म्यूटेशन रेट्स एंड जेनेटिक वेरिएबिलिटी। जेनेटिक वेरिएबिलिटी भी हो जाएगी और रैपिड म्यूटेशन भी हो जाएगी, क्योंकि ये एरर प्रोन है, कोई चेक एंड बैलेंस सिस्टम मौजूद नहीं। सो ये थे आज के MCQs, 32 MCQs हमने कवर किए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट ग्रुप के साथ इसी वायरस एसिड के जो MCQs हैं हाजिर होंगे। तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।